हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रॉन प्रॉब्लम। और न्यूट्रॉन प्रॉब्लम के जो वेरियस एस्पेक्ट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रॉन प्रॉब्लम को हम जो ऑप्ट करते हैं वो करते इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई होता है जिसमें हम न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा होता है 1s2। 1s2 में क्या होता है कि इसके अंदर एक तो होता है न्यूट्रॉन और एक ही होता है इसके अंदर प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होने के कारण क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर पाई मेसोन एक्सचेंज हो सकता है। जैसे सपोज किया हम 1h1 में देखें कि 1h1 में जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं वो होते हैं हमारे 1h1, 1s2 और 1s3। तो 1h1 में क्या होगा, सिंगल प्रोटॉन होगा केवल। अब जब सिंगल प्रोटॉन होगा तो उसके लिए जो हमारी योकोमा थ्योरी है पाई मेसोन की वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और उसका रीजन क्या होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसके पास सिंगल प्रोटॉन होने के कारण पाई मेसोन एक्सचेंज संभव नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम 2 न्यूक्लियन जरूर होनी चाहिए तभी ये पाई मेसोन एक्सचेंज पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्थिति के लिए ऑप्ट करते हैं वो हम 1s2 की स्थिति करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। और जो हमारा ये लेक्चर जाएगा वो कई सारे फेजों से गुजरेगा 1s2 का पूरा एनालिसिस में। तो इसके 2 पार्ट रहेंगे और बल्कि मैं कहूँगा 3 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट में तो हम पढ़ेंगे इस बात को कि हम ये जानें कि न्यूट्रॉन की बेजोर तौर पर जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। दूसरे कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है और कैसे हम न्यूक्लियर फोर्स की स्थिति इसकी हेल्प से कर पाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण अध्याय इसका होगा वो हमारा तीसरा अध्याय इसका रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हें हम देखेंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो किस हद तक जाके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं और थ्योरेटिकल रिजल्ट हैं वो कहाँ तक रिजेंबल करते हैं। और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इसमें एप्लीकेबल रहेगी और क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशंस है उससे हम इस पूरा एनालिसिस को कर पाएंगे। तो इसमें 2, 3, 4, 5 बातें जो महत्वपूर्ण है शुरू में मैं उन्हें शुरू कर रहा हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है इसकी प्रॉपर्टीज का वो है कि 1s2 के अंदर हमारे जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 1 होती है और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी हमारी 1 होती है। और सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई होता है, इससे ज़्यादा सिंपल न्यूक्लियाई कोई नहीं होता। दूसरा क्या है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियों में इसकी में जाती है कि जब हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो इसकी आती है वो 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आती है, 2.25 MeV पर न्यूक्लियन। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे ए ना लें, पहले ए अब यहाँ रखेंगे 2 क्योंकि 2 न्यूक्लियन है इसके अंदर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आती है वो हमारे पास आती है 1.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका जो ऑर्डर आ रहा है ये हमारा जो ऑर्डर मिल रहा है ए की वैल्यू यहाँ पे 2। तो यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो ल्यूजली बाउंड सिस्टम है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की जहाँ तक बात है वो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होती है पर न्यूक्लियन में वो Fe के लिए होती है। और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो आती है पर न्यूक्लियन वो 8.8 के आसपास आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन Fe के लिए आती है, Fe56 है ना। और इसमें हम क्या देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि Fe56 की बाइंडिंग एनर्जी जिसमें Z की वैल्यू 26 है, टोटल न्यूक्लियन की संख्या 56 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के मुकाबले यहाँ पे ये वैल्यू काफ़ी कम है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सिस्टम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, दिस इज सेड टू बी लूजली बाउंड सिस्टम। लूजली बाउंड सिस्टम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम होती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। और अगर हम इसका परसेप्शन चाहते हैं कि हम बाइंडिंग एनर्जी इसके अंदर कैसे एवोल्यूट करें और तो उसके लिए हमें बेसिकली मैंने पीछे किसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं वो सिंगल हैं और एक एक्चुअल मास होता है न्यूक्लियस का, वो दोनों आपस में उनमें अंतर होता है। वो जो हमारा मास डिफरेंस है वो ही किसके करस्पॉन्डिंग होता है, बाइंडिंग एनर्जी के, क्योंकि कहीं पर अगर मास डिसअपीयर करेगा तो एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी अपने आप में कन्फर्मेशन है E = mc² का। और इसे हम इस तरीका से भी देख पाते हैं कि अगर हम कोई 1s2 का न्यूक्लियस लें और इसके ऊपर गामा रेज डाल दें और इसकी एनर्जी अगर
इस एनर्जी से ज़्यादा है। कौन सी एनर्जी से? इससे ज़्यादा। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स इंफिनिटी को फ्लाई अवे कर जाएंगे। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स इंफिनिटी को फ्लाई अवे कर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी एनर्जी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है। जब तक एनर्जी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, अगर हम उस एनर्जी का प्रोटॉन डालते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होता न्यूक्लियस के द्वारा। लेकिन जैसे ही एनर्जी 2.25 MeV या उससे ऊपर पहुंचती है तो क्या होता है? न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जो ये बताता है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। इस चीज़ को सदा याद रखें कि जो हमारा E बराबर mc² होता है उसी का ये एप्लीकेशन होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली मास के इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग होती है, वो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, तो इसको ध्यान रखें। तो एक प्रॉपर्टी, तो ये सिंपल दो प्रॉपर्टी हो गई। तो आप पहले क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को लिख लेंगे और फिर प्रॉपर्टियों के साथ साथ फिर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी किस तरीका से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी दो तरीका से मैं इसका एनालिसिस दूंगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिला के पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, क्योंकि चाहे वो कंपनी की दुनिया में गेट रेंज पार्क जस्टिफर के स्टूडेंट्स हों, चाहे ISPCS के स्टूडेंट्स हों, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स हों, लगातार क्वेश्चंस न्यूट्रॉन पर पूछा ही जाता रहता है। तो इम्पोर्टेंट है MSc के स्टूडेंटों के लिए, तो निश्चित तौर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MSc में रेगुलर इंटरवल पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो कॉम्पिटिटिव दुनिया में और जो हमारी अकादमिक्स दुनिया है उसमें दोनों जगह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसे मैं कहूँगा। तो ये दो प्रॉपर्टियों को मैं डिस्कस कर रहा था। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैं चाहूँगा आप लोगों को बताना कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीजों में और जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो इसका रहता है रिड्यूस मास, कि इसका रिड्यूस मास किस ऑर्डर का होता है। तो रिड्यूस मास को भी इवैल्यूएट करते हैं इसके अंदर और देखें कि रिड्यूस मास इसका कितना आता है। रिड्यूस मास हम जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम दो पार्टिकलों से मिलकर बना है और अगर हम उसका रिड्यूस मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका रिड्यूस मास क्या होगा, तो उस रिड्यूस मास को भी देखें कि रिड्यूस मास उसका कैसे इवैल्यूएट हम कर पाते हैं। तो अगर सिस्टम दो पार्टिकलों से मिलकर बना है और दोनों पार्टिकलों में एक का मास अगर m1 है, दूसरे का मास अगर m2 है, तो उसका रिड्यूस मास जो होगा वो हमारा होगा m1 m2 और m1 प्लस m2। उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, m1 m2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो रिड्यूस मास जब हम इसका निकालते हैं सिस्टम का, तो म्यू से उसे डिनोट करते हैं, वो हमारा होगा mn और mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन mn प्लस mp। ये एनालॉगस है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली वो सेम ही रहता है। हालांकि स्लाइटली हैवियर होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो एग्जैक्ट मास होता है वो होता है 1.675 × 10⁻27 kg, और जो प्रोटॉन का एग्जैक्ट मास होता है वो होता है 1.672 × 10⁻27 kg। तो ये बहुत क्लोज होते हैं, तो इसलिए हम क्या ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में mn की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं mp के ऊपर। तो यहाँ से जो रिड्यूस मास निकल कर आएगा म्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी mp/2। देखो कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, जैसे उसने कहा कि मास ऑफ प्रोटॉन इस ऑर्डर का है, आप न्यूट्रॉन के लिए रिड्यूस मास बताइए। तो आप क्या कर दें, mp/2 कर दें, उसका आधा कर दें। अगर वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का ही मास दे देता है और रिड्यूस मास बताइए, तब आप इस एक्सप्रेशन को यूज करें। ये एग्जैक्ट है, ये अप्रोक्सीमेट है, दोनों के अंतर को भी समझ लें, क्योंकि आगे जाके इन कंसेप्टों की हमें जरूरत भी पड़ेगी। उसके अलावा जो अगली इसकी प्रॉपर्टी है, जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है मैं कहूँगा, वो ये है कि इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर स्पिन रखता है, तो इसकी जो हम न्यूक्लियर स्पिन जब डिस्कस करते हैं तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन जो हम लेके चलते हैं, हम सब जानते हैं कि बेसिकली जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्पिन हाफ रखते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्पिन होती है n की स्पिन भी हाफ होती है और प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ होती है। तो ये स्पिन हाफ हाफ के पार्टिकल है। अब इनके कॉम्बिनेशन से जो स्पिन पॉसिबल होगी वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पैरेलल स्पिन रखें। अगर वो पैरेलल स्पिन रखते हैं, जो कि इसमें होता है ऐसा कि ये स्पिन कैसी रखते हैं दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पैरेलल स्पिन। पैरेलल के लिए देखो मैं ऐसा तीन बना देता हूँ, दिस इज पैरेलल स्पिन। तो पैरेलल स्पिन में क्या होगा कि दोनों स्पिन जो होंगी वो ऐड हो जाएगी। तो स्पिन हमारे यहाँ पर कितनी बन के आएगी, हाफ प्लस हाफ,
और ये हाफ प्लस हाफ कितना बन गया 1। तो इसकी जो नेट स्पिन होती है वो कितनी होती है 1। उसके अलावा अगली प्रॉपर्टी में जब हम जाएं, क्योंकि इसकी स्पिन 1 है तो ये कौन सी स्टैटिक्स को ओबे करेगा, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को ये ओबे करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 3 तरीका की स्टैटिक्स होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टैटिक्स। एक होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एक होती है फर्मी-डिराक और एक होती है बोस-आइंस्टीन। जो हमारी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होती है वो क्लासिकल पार्टिकल्स पर लगती है, लाइक मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, इन पे लगती है। और इवन तो ये जो फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स भी होती हैं, ये हाई टेम्परेचर पे एनडी में बदल जाती हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पे लगता है। और क्या होता है, जब हम टेम्परेचर राइज करते चले जाते हैं, पार्टिकल दूर दूर होने लगते हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। और जब पार्टिकल्स टेम्परेचर कम होता जाता है तो पार्टिकल नज़दीक आते हैं, हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो बेसिकली टेम्परेचर का फंक्शन होती है स्टैटिक्स। लो टेम्परेचर के ऊपर जो स्टैटिक्स है, अगर वो पार्टिकल स्पिन हाफ और हाफ के इंटीजर मल्टीपल के होते हैं तो वो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स को ओबे कर रहे होते हैं। और जो स्पिन इंटीजर मल्टीपल के होते हैं वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को ओबे कर रहे होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टैटिक्स व्हिच आर ओबेड बाय द न्यूक्लियॉन्स। वन इज फर्मी-डिराक एंड अनदर वन इज बोस-आइंस्टीन। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे यहाँ न्यूक्लियॉन है, उन न्यूक्लियॉन की संख्या यहाँ 2 है। तो जब भी हमारा इवन होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियनों की संख्या जब भी इवन होती है, तो इवन न्यूक्लियनों की संख्या पे बेसिकली जो स्टैटिक्स अप्लाई होती है वो हमारी बोस-आइंस्टीन होती है। क्योंकि जो इवन न्यूक्लियाई होंगे उनकी जो स्पिन बनेगी वो सदा इंटीजर मल्टीपल में आएगी, और इंटीजर मल्टीपल में सदा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स ओबे होती है। एक कंपटीशंस का क्वेश्चन मैं यहाँ बताना भी चाहूँगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशंस में। कि यहाँ क्वेश्चन जैसे पूछता है, कहता है कि एक्स जेड है, इस तरीका से ये प्रोटॉनों की संख्या है न्यूक्लियस में, और ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है। तो अगर ए की वैल्यू हमारी इंटीजर मल्टीपल में होगी 2n फॉर्म में होगी, अगर इस तरीका से होगी तो सदा 246 के केसेस के अंदर हम क्या देखेंगे कि ये हमारा इवन कॉन्फिगरेशंस बन जाएगा। और यहाँ पे हमारी कौन सी स्टैटिक्स अप्लाई हो जाएगी, बोस-आइंस्टीन। और अगर ए की वैल्यू हमारी 2n+1 की फॉर्म में होगी तो वहाँ पे हम कौन सी स्टैटिक्स अप्लाई करेंगे बच्चों, फर्मी-डिराक। कंपटीशंस में लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे हमसे देगा, ऐसे देखो कंपटीशंस में कैसे क्वेश्चन इस पैटर्न पर आता है, मैं बताता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कंपटीशंस में ऐसे पूछता है क्वेश्चंस कि वो कहता है कि हमारे पास 2He4 है, ऑक्सीजन 116 है। उसके बाद देगा हमारे पास में, उसने दे दिया कोई दूसरा, मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, कार्बन 612 दे दिया। उसके अलावा नाइट्रोजन का एक आइसोटोप दे दिया 713। अब हमसे पूछता है कि स्टैटिक्स बताएं कौन सी हमें अप्लाई करनी है। बहुत बार आता है क्वेश्चन कंपटीशंस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि तो ये इवन स्ट्रक्चर है, ये इवन है, ये इवन है, तो इनके ऊपर, तीनों के ऊपर कौन सी स्टैटिक्स लगेगी बच्चों, बोस-आइंस्टीन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 हो गया। 13 का मतलब ये कैसी संख्या है, और न्यूक्लियनों की। तो यहाँ पर कौन सी स्टैटिक्स लगाओगे, यहाँ पे स्टैटिक्स लगेगी Ft। इस कंसेप्ट को अच्छे से तैयार रखोगे, बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव दुनिया में। जो हमारे ऑड इंटीजर मल्टीपल में, और याद रखना प्रोटॉन से तय नहीं होता, कभी भी प्रोटॉन से तय नहीं करना है आपको। किससे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या अगर हमारी इवन है तो स्टैटिक्स लगाएंगे हम कौन सी, बोस-आइंस्टीन। अगर ये ऑड है तो कौन सी लगाएंगे, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। इस कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखें। तो यहाँ पर कौन सी स्टैटिक्स ओबे होती है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स ये ओबे होती है। 2 प्रॉपर्टी जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, वो मैंने कहा था ये 1s2 का केस हम लेके चल रहे हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 1 है और जेड भी 1 है। सेकंड प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस कर रहा था कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो होती है 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं पॉइंट वाइज मेंशन करता जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5। इस तरीका से मेरा डिस्कशन है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम जाएं तो इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है पैरिटी। एक मेरे माइंड में क्वेश्चन से भी आ रहा था कि स्पिन जो हमारी 1 होती है उससे फायदा क्या होता है। इसके फायदे नहीं है, स्पिन 1 होने से क्या होगा। और
स्पिन 1 होने से बेसिकली क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियनों की स्पिन एक ही तरफ को होगी। जब दोनों की स्पिन एक ही तरफ को होगी तो उनके बीच में, जब हम आगे जाके युकावा थ्योरी पढ़ेंगे, तो उनके बीच में पाई मैसोन एक्सचेंज आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल स्पिन के, देखो अगर मैं अपने हाथों से एक्सपोज करने का प्रयास करूं तो आप देखें कि अगर दोनों न्यूक्लियन ऐसे स्पिन रखेंगे तो वो पास पास होंगे, जिससे पाई मैसोन एक्सचेंज जो है उनमें इजी होगा। एक न्यूक्लियन इधर जाए, दूसरा न्यूक्लियन इधर जाए, स्पिन अपोजिट होगी। जब ये स्पिन अपोजिट होंगी तो न्यूक्लियनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। न्यूक्लियनों का सेपरेशन बढ़ने से क्या होगा? उनमें पाई मैसोन एक्सचेंज मुश्किल होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स का जनरेशन कम हो पाएगा। तो नेचर ने क्या किया है कि जो दोनों न्यूक्लियनों हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पैरेलल स्पिन रखते हैं और उनके बीच में पाई मैसोन एक्सचेंज आसानी से होता है, जिससे न्यूक्लियर फोर्स जनरेट हो पाता है और ज़्यादा जो उसका इफेक्ट है वो ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। अगर वो एंटी पैरेलल स्पिन रखेंगे, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है स्पिन के साथ साथ, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड स्पिन रखेगा, एक डाउनवर्ड रखेगा, सेपरेशन से उनके बीच का कंपैरेटिवली दूर होगा और जिसके चलते क्या होगा, उनमें पाई मैसोन एक्सचेंज की संभावनाएं कम होंगी, जिससे न्यूक्लियर फोर्स का जनरेशन कम हो पाएगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखें कि पैरेलल स्पिन जो होती है न्यूक्लियनों की, वो न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही होती है। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दूं, न्यूक्लियर फोर्स हमारे स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। पैरेलल स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन में न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होती, दोनों में जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली चेंज होती है। दोनों के केसेस के अंदर क्या देखा जाएगा कि दोनों की जो हमारी केस है स्पिन का, पैरेलल स्पिन में पाई मैसोन एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा, तो फोर्स का जनरेशन न्यूक्लियर फोर्स का ज़्यादा होगा। एंटी पैरेलल में उस तरीका से पाई मैसोन एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर फोर्स उतना नहीं क्रिएट हो पाएगा जितना पैरेलल में होगा। इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स सदा स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। जानते हैं इस बात को? जो नहीं जानते वो याद रखें कि न्यूक्लियर फोर्स हमारे कैसे रहते हैं, स्पिन डिपेंडेंट। जब हम इसकी पैरिटी ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी पैरिटी जो आती है वो इसकी पैरिटी इवन आती है। अगर हम पैरिटी जो होती है, हम सब जानते हैं कि किसी सिस्टम की जो मिरर इमेज होती है उसे हम पैरिटी कहते हैं। और पैरिटी जो होती है कि अगर हमारा कोई सिस्टम है, अगर वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो पैरिटी जब हम उसकी निकालते हैं तो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल की पैरिटी कैलकुलेट करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वो उसकी क्या होता है, वो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आएगा वो पूरे सिस्टम की पैरिटी कहलाएगा। तो पैरिटी यहाँ पे इवन मिलती है। और जो न्यूक्लियन देखे जाते हैं, क्योंकि सेल मॉडल ये कहता है इसके अंदर कि जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली 3s और 3d स्टेट से मिलकर बना होता है। ये हमारा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, 3s और 3d। इसका क्या मतलब है? सेल मॉडल हमसे ये कहता है कि जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली सेल मॉडल ये कहता है कि वेरियस जो न्यूक्लियन है वो सेलों में भरे जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली नहीं समझते उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हम कैसे माने कि सेल मॉडल होना चाहिए और सेल होती है। कोई क्लास में बताएगा कि वो क्यों माना जाए कि न्यूक्लियस के अंदर सेल्स हैं। एक गुड आइडिया दो कि हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट सेल होती हैं। कोई बताएगा? कोई भी एक ऐसा आधार बताएं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं। आधार बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कोई बताएगा क्लास में? हाँ जी, कपिल पांडे। मास्क थोड़ा नीचे कर ले तब पता। हाँ सर, एनर्जी लेवल्स की वजह से जो इनर सेल्स होंगे उसमें लोअर एनर्जी के होंगे। इतना थोड़ा जोर से बोलते हैं जो यहाँ बच्चों तक भी पहुँच जाए कि क्या रिप्लाई कर रहा है। सर, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें, यस, वो जो इनर सेल होंगे उसमें एनर्जी लेवल कम होगा। उसी के बेस पे जो सेल जैसे ही बड़े होते चले जाएंगे उसमें वो एनर्जी लेवल के इंक्रीज होते जाएंगे। चलो, काफी कोशिश है। और बाकी कोई? राजा मलिक। इसमें सर Fe है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता है, लेकिन वो डबली मैजिक भी नहीं है ना, मैजिक नंबर है। तो ये माना जाता है कि उसकी सेल जो कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता है। तो इसका एक आधार मान सकते। चलो, बिल्कुल सही। कुछ हिंट तुम्हारा भी सही आ रहा है। और कोई बाकी क्लास में? बेसिकली आंसर दोनों ही तुम काफी आंसरों के क्लोज थे, लेकिन
जिस लेवल पे एक्सपर्टी सर मुझे ठीक है इतना ज़्यादा रिप्लाई कर पाओगे, तो इतनी मैं उम्मीद भी कर रहा था कि इतना ही आंसर दे पाओगे, लेकिन आंसर जो मैं इलोबरेट करूँगा वो तुम्हें सोचने को मजबूर करेगा कि हमने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन हमें सोचना चाहिए था। मैं एक सिंपल केस उठाता हूँ कि जब हम हमारे सेल दो तरीका से होते हैं, एक एटॉमिक सेल, एक न्यूक्लियर सेल। हम एटॉमिक सेल में क्या देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, और ख़ास तौर से उस सेल से जाता है जहाँ पे उसकी एनर्जी हाई थी, और उन सेलों में जाता है जहाँ पे एनर्जी उसकी कम है, तो उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस फोटोनिक फॉर्म में निकलता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये सब सीरीज आपने पढ़ी होंगी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट होगी हाइड्रोजन के लिए। तो उसमें आप क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 2 से n बराबर 1 में आता है तो हमारी लाइमन सीरीज बन जाती है, 2 से 1 में आए या 3 से 1 में आए, एक्स वन। आगे बामर का आपको पता ही होगा, 3 से 2 में आता है, 4 से 2 में आता है, 5 से 2 में आता है, और वहाँ से पता चला कि फोटोन्स निकलते हैं। साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जाते हैं, खासतौर से मैंने हाइड्रोजन को ऑप्ट कर लिया है डिस्कशन के लिए, क्योंकि वो हम कोई भी डिस्कस के लिए ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान को डिस्कस करना चाहिए क्योंकि उससे थोड़ा समझना ही पड़ता है। तो हाइड्रोजन के केस में हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जिस समय पर 2 से 1 में आता है या 3 से 1 में उठता है, n बराबर 2 से 1 में आता है या 3 से 1 में आता है, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमिट करता है, और वहाँ क्या पता चलता है, फोटोन निकल के आते हैं। और फोटोन वहाँ हम कह रहे हैं कि डिफरेंट सेल है, वो सेल ही तो है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये सब सेल ही तो है। फिर हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस से भी रेडिएशन निकलता है। गामा रेडिएशंस कुछ और नहीं होते, गामा रेडिएशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल जब हायर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी सेल से नीचे की सेलों में कूदता है तो वो फोटोन निकालता है। अगर ये लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फ्लूम सीरीज बन रही है तो उसका कारण यही है कि सेल्स होती हैं एटम्स के अंदर। अगर बोर थ्योरी को सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है, मुझे उम्मीद है कि आप बोर थ्योरी से वाकिफ होंगे, तो बोर थ्योरी को सबसे बड़ा अगर स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है तो एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियल से मिलता है। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, नाम था फ्रैंक-हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। वो फ्रैंक-हर्ट्ज बेसिकली यही बताता है कि एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, और एटम जब हायर एनर्जी स्टेट में होता है और नीचे की स्टेट में कूदता है तो फोटोनिक फॉर्म में रेडिएशन निकालता है, और जिन स्टेटों में वो होता है वो सेल कहलाती है। हमें पता है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ये क्वांटम नंबर होते हैं, और इनके क्वांटम के करस्पॉन्डिंग n बराबर 1 के लिए हम लिखते हैं कॉन्फिगरेशन 1s, फिर हम जाते हैं n बराबर 2 में, वहाँ पे लिखते हैं 2s 2p, ये सब सेल ही तो है। n बराबर 3 में जाते हैं तो 3s 3p 3d लेते हैं, तो वहाँ हमें ये पता चल रहा होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर हमें आगे फर्दर ये हमारी सेल है, फिर उसको सब सेल में तोड़ना होता है, फिर उन सब सेलों में पार्टिकल भरे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से नीचे की स्टेटों में आता है तो रेडिएशंस को इमिट करता है। उसी तरीका से न्यूक्लियस से भी रेडिएशंस आते हैं, तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट सेलों में ट्रांजिशन से हमारे पास रेडिएशन आ रहा है। अब अगर यहाँ सेल नहीं है तो फिर गामा रेडिएशन क्यों आ रहा है, वो भी ये रेडिएशन। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे भी सेल्स होती हैं, और न्यूक्लियस जब हायर एनर्जी सेल में होता है और नीचे की सेल में आता है तो उन दोनों के बीच का एनर्जी रेडिएशन गामा फॉर्म में निकालता है। तो गामा रेज का इमिशन ही अपने आप में सेल मॉडल के लिए हमें सोचने को मजबूर करता है कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट सेल हैं। अगर वो नहीं है तो फिर गामा रेडिएशन को कैसे समझाया जाए, गामा रेडिएशन क्यों आ रहा है। तो ये अपने आप में हमें सोचने के लिए विवश करता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन डिफरेंट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल से जो हमारा न्यूक्लियस है वो किसी डाउन स्टेट एनर्जी लेवल में या उस हायर एनर्जी लेवल से कम एनर्जी के लेवल में आता है तो गामा रेडिएशंस का इमिशन करता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल अपने आप में इंश्योर करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होती हैं, इसलिए सेल मॉडल की जरूरत है। इसलिए हमारा सेल मॉडल आया, और वहाँ हमें ये पता चला कि जब हम
एटॉमिक स्टडी में बात कर रहे होते हैं तो हमने ये देखा कि जो सेल क्लोज्ड हो जाती हैं, जितनी उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाती है, अगर वो पूरी की पूरी सेल भरी हुई है वो क्लोज सेल कहलाती हैं, और जो क्लोज सेल होती हैं वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन गैसों का बनाती हैं। जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये गैस बनती हैं, उसका कारण क्लोज सेल ही है। इसी तरीक़ा से ये देखा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहे होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ पर्टिकुलर संख्याओं के इक्वल होती है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। वो अपने आप में सेल मॉडल का कंफर्मेशन है। वो संख्याएं मैं लगातार बताता रहा हूँ, मैजिक नंबर्स उन्हें कहते हैं। एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये मैजिक नंबर्स होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। इन्हें रिमेंबर रखिए सदा। ये पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या जब इन संख्याओं के बराबर होती है, वो न्यूक्लियस पर्टिकुलर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली नियर बाई न्यूक्लियनों के, जो अपने आप में बताता है कि कुछ पर्टिकुलर सेल जैसे इनर्ट गैसेज थी, उसी तरीका से न्यूक्लियसों के अंदर भी सेल हैं, जब वो फिल हो जाती हैं तो तब न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को अचीव कर पाता है। उसी को तो हम सेल मॉडल कह रहे होते हैं, इसलिए इसको सेल मॉडल कहा जाता है, क्योंकि डिफरेंट सेलों के अंदर यहाँ न्यूक्लियनों की फिलिंग होती है न्यूक्लियर फिजिक्स में, और एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम्स है उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो मेरा डिस्कशन चल रहा था वो इस बात पर चल रहा था कि 3s और 3t जो है, ये 3 तो हमारा आ रहा है स्पिन की वजह से, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है जो यहाँ पे हम शो कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे जो हमारा होता है वो 2s+1 होता है। इसे हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं बच्चों। ये हमारा क्या कहलाता है? दिस इज सेड टू बी मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें 3s और 3t में, तो 2s+1 की वैल्यू हमारी 3 होगी, और s की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारी 1 आएगी। और s बराबर 1 हम कैसे समझा रहे हैं? एक न्यूक्लियन और दूसरे न्यूक्लियन जब स्पिन दोनों ये हाफ और हाफ स्पिन रख रहे हैं, तो टोटल स्पिन जो आ रही है वो हमारी 1 आ रही है पैरेलल स्पिन में। तो ये 3 हमारे इसलिए लिया जाता है। और 3s और 3t हम कैसे कह पा रहे हैं कि 3s और 3t में 3p हमने क्यों छोड़ा है, उसका भी रीजन सुने। कि जब हम किसी कॉन्फ़िगरेशन की पैरिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो पैरिटी जो हमारी इवोल्यूट होती है बच्चों, वो पैरिटी का इवोल्यूशन का एक्सप्रेशन होता है पैरिटी इक्वल टू -1 की पावर l। पैरिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -1 की पावर l। l यहाँ क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। पैरिटी को कैलकुलेट करने का ये मेथड भी याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कंप्यूटर की दुनिया में भी बहुत पूछा जाता है। मेरा सदा ही मन होता है कि जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, चाहे एमएससी के स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूँ, चाहे जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आपको ये भी बताता रहूँ कि कम्युनिकेशंस में क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है कि जो न्यूट्रॉन है वो कौन सी स्टेटों का मिक्सचर होता है। वहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा जाता है इट इज ओनली 3s स्टेट मिक्सचर, मीन्स केवल 3s स्टेट में होते हैं दोनों न्यूट्रॉन, या फिर पूछता है 3d स्टेट में होते हैं, या कहता है 3p स्टेट में होते हैं, या कई बार पूछता है कि 3s और 3d दोनों में होते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे इसमें बतानी है वो है कि जो न्यूक्लियन हैं वो दोनों स्टेटों में पाए जाते हैं, 3s में भी और 3p स्टेट में भी। और 96% जो न्यूक्लियन है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पाई जाने की होती है। कितने परसेंट? 96%। और 4% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी होती है 3p स्टेट में। जो दो न्यूक्लियन हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, उनके पाए जाने की नेट प्रायिकता हर समय 100% होगी। अब हमें ये देखना है कि वो किन किन स्टेटों में होगी। तो पता चला 3s स्टेट के अंदर जो संभावना है वो रहती है 96%, और 4% पॉसिबिलिटी किस में है? डी स्टेट में। जैसे हमारे पास अब साई लिख दें, इन केस वेव फंक्शन हमने लिखा, साई को लिख दिया, इसका वेव फंक्शन c1 साई 3s प्लस c2 साई 3d। ये 3s को ऐसे लिख लेना है 3s, और इस 3 को ऐसे लिख लेना 3d।
3s का मतलब n बराबर 3 हो जाता अगर हमने इसे यहाँ पे लिखा होता। ऊपर मैंने इसलिए लिखा है कि ये हमें केवल ये बता रहा है कि ऐसे स्टेट में है न्यूक्लियन और स्पिन 1 रखते हैं, दोनों पैरेलल है। इसका मतलब है 3d स्टेट में है और स्पिन तो है 1 और d स्टेट में। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स समझते हैं, वैसे तो मुझे कम ही उम्मीद है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स समझते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं तो आप बताएं कि यहाँ जो हमारे पास ये C1 और C2 कोएफिशिएंट है उससे कैसे रिलेट करेंगे इसके कंसेप्ट को। कोई क्लास में बता देगा? कोई ऐसा स्टूडेंट है? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम में से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा तुम्हारी योग्यता पर मुझे भरोसा है। कोई बताएगा? बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन बता दूं, प्रोबेबिलिटी इन 3s स्टेट जो होगी वो यहां से बनेगी हमारी mod C1 स्क्वायर अपॉन mod C1 स्क्वायर प्लस mod C2 स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी जो होगी 3d स्टेट के अंदर वो हमारी बन के आएगी mod C2 स्क्वायर अपॉन mod C1 स्क्वायर प्लस mod C2 स्क्वायर। ये प्रायिकताएं होंगी, ये प्रायिकता होगी 3s स्टेट की और ये प्रायिकता होगी 3d स्टेट की, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो नेक्स्ट प्रायिकता हमारी क्या बन के आएगी? 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं 96% और 4% करके 100% हो गया, नेट प्रायिकता 1 हो गई। 100% का मतलब क्या है? इसका मतलब 96% का मतलब है कि प्रायिकता है 0.96 है, परसेंट का मतलब समझते हो 100 से मल्टीप्लाई करके लाते हैं। तो यहाँ प्रायिकता 0.96 होगी और यहाँ प्रायिकता हमारी कितनी बन जाएगी? 0.96 के अलावा 0.4 हो गई सीधी, या 0.04? यस, यहाँ प्रायिकता 0.96 और यहाँ प्रायिकता 0.04। ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज है। बात को समझते हो? बोथ आर नॉट सेम। जब प्रायिकता को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो परसेंटेज आती है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू हमारी पाई जाती है, ये वाली, ये वैल्यू हमें मिलती है 0.96 और ये वैल्यू हमारी मिलती है बच्चों 0.04, जिससे हमें पता चलता है कि ये नेट पाए जाने की प्रायिकता 1 हो गई। तो पार्टिकल 2 स्टेटों के सुपरपोजिशन से मिलता है, 3s और 3d के से। ये सब दिखाना है आपको पेपर में। कुछ बातें समझ आ रही है? सब ऊपर से निकल रही हैं? हाँ जी। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि 3s और 3d की स्टेट का जो ये मिक्सचर है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। 2-3 कंसेप्ट में महत्वपूर्ण और डिस्कस कर रहा हूं, हालांकि अभी इस पर लेक्चर जारी रहेगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा जब इसके अंदर इसका मैथमेटिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स इस पर अप्लाई करेंगे सिस्टम्स के अंदर, और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स इसके रिजल्टों को एक्सप्लेन करेगी, वो मार्वेलस सक्सेस है क्वांटम मैकेनिक्स की। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि इस समय पे जितनी भी हमारी न्यूक्लियर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं या न्यूक्लियर के जितने भी डिस्कशंस हैं, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के, थर्मल स्टैटिस्टिकल के, सब क्वांटम उसमें अप्लाई होती है। अब देखो ये सब क्वांटम कंसेप्ट ही लगाया है यहाँ बताने में। तो जब हम पैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो 2-3 चीजें जो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखो, एक हमारा डिस्कशन इसमें चलेगा कि इसकी जो शेप है वो प्रॉब्लम स्फेरॉइड होती है, उसमें मेरा डिस्कशन चलेगा और यहीं से मैं इसे डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है सब आपने नोट कर लिया होगा, और पैरिटी कंसेप्ट को समझाता हूँ, फिर इसे प्रेलोड स्फेरॉइड से जोड़ता हूँ और फिर बताता हूँ कि अभी हमने क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन से जो हम लेके चल रहे हैं उसमें केवल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि जब इसका न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाएगा, वो μn और μp का जो ग्राउंड स्टेट के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके इक्वल नहीं होगा। अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाए और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाए तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते। रीजन मैं उसका बताऊंगा कि इसका रीजन क्या होता है, लेकिन एक ही लेक्चर में सब पॉसिबल नहीं। कुछ कुछ चीजें आज सीखो, कुछ फिर आगे सीखेंगे। तो 3s और 3d स्टेट पिक्चर में हम बच्चों क्या देखेंगे कि अगर हमारी 3s और 3d स्टेट हैं और यहाँ से अगर हम पैरिटी निकालें तो हम जानते हैं कि SPDF के लिए जो वैल्यू है, सो इधर कवर कर रहा है पूरा इधर पर, तो L की जो वैल्यू है वो हमारी 0, 1, 2 और 3 होगी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर।
अब एस स्टेट के लिए एल की वैल्यू है हमारी 0, तो पैटी उसकी निकालेंगे -1 की पावर 0 मीन्स 1 मीन्स इवन पैटी। और जब हम डी स्टेट के लिए पैटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो -1 स्क्वायर करेंगे, एल की वैल्यू 2 होगी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की, तो -1 स्क्वायर कितना बना लेगा 1, तो वो भी पैटी कैसी हो जाएगी इवन पैटी। तो दोनों केसेज के अंदर क्या हम देखेंगे कि दोनों केसेज के अंदर हमारी इवन पैटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 3s और 3p का इसको मिक्सचर लेते तो क्या होता, 3p स्टेट तो दे रही होती और पैटी, और 3s क्या दे रहा होता इवन पैटी, और जबकि पाई जाती है ऑल द टाइम कैसी पैटी, केवल और केवल इवन पैटी। तो वो केवल तब कब पॉसिबल है जब स्टेट जिसमें ये रहता है वो 3s और 3g का मिक्सचर हो। बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? सब इसे नोट करना है, पूरा सब आपके नोट्स में कवर हो जाना चाहिए। आगे 2-3 पॉइंट्स जो मैं इसमें कवर करूंगा, मैंने बोर्ड को इसी के रब नहीं किया कि आप इसका, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि उतारना भी ना पड़े, स्क्रीन शॉट आ जाए, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। बच्चों के साथ तो ये है कि आजकल तो लिखने को भी मन नहीं करता उनका, क्या चाहते हैं सब कुछ रेडीमेड आ जाए, सब स्क्रीन शॉट में आ जाए। बहुत सारे क्या करते हैं वो स्क्रीन शॉट ही लेते रहते हैं, चाहे उसे फिर पढ़े या ना पढ़े। एक मन में ये तसल्ली हो गई कि हाँ जो सर ने पढ़ाया वो हम पे सब आ गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप स्क्रीन शॉट ले रहे या नहीं ले रहे, स्क्रीन शॉट लो ब्रेन में, किस में लेना है, बाकी तो सारा तुम क्या सोच रहे हो, कंटेंट तो पूरी दुनिया का कहाँ कहाँ पढ़ा है, बात तो ये कि तुम्हारे ब्रेन में क्या है। क्यों जी? क्योंकि मैंने स्टूडेंटों से टॉक करते हुए क्या पाया है, जब भी मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ एक बात बहुत आराम से कहते हैं, सर पढ़ा था भूल गए। अब भूल गए का कोई विकल्प थोड़ी है, अब भूल इसलिए गए क्योंकि वो स्क्रीन शॉट ले लिए थे। अब वो स्क्रीन शॉटों को क्या है, स्क्रीन शॉट से वो काम चला नहीं, स्क्रीन शॉट रह गए फ़ोनों में, फ़ोन में वायरस आ गया तो पता चला सब खो लिया काम उनका सब। क्यों जी? हमारे पास जो कंटेंट होता है उसे हम क्या नहीं करते, पढ़ते नहीं, सोचते नहीं, रिवाइज नहीं करते, इसलिए हम कम्पिटिटिव दुनिया में फेल भी होते हैं। तो क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं पेपरों में और कुछ अलग से नहीं आता। तो यहाँ हमें 2-3 बातें मैं और अभी इसमें जो बताना चाहूँगा उसे सुने। एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसकी शेप स्पेरिकल क्यों नहीं होती। अगर इसका इक्विवेलेंट रीजन किया जाए, मैं कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूँ, 7 प्रॉपर्टी, 7 नहीं बल्कि में से कहना चाहूँगा एक प्रॉपर्टी तक एक आ गया, ये इसको भी प्रॉपर्टी में काउंट करना, पेयर पॉइंट को भी, और 9th प्रॉपर्टी इसको लेकर चलना। ये सब प्रॉपर्टी है, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस में देख रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। 10th जो कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे 9th कंसेप्ट इस पर आगे हैं। 10th जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वो है इसकी शेप। अगर एस स्टेट की बात करें, एस स्टेट की बात, तो एस स्टेट कंप्लीटली स्पेरिकल होती है। इसका हमारा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। और क्यू जब हम इसका ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चों को कितना आता है, 2.82 × 10⁻⁻31 मीटर स्क्वायर। इसका ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। अगर मुझसे पूछा जाए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, देखता हूँ क्या जवाब दोगे। अगर हमारा ये केवल 3s स्टेट का, केवल जो हमारी न्यूक्लियन है, अगर वो केवल 3s स्टेट में रहते तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? हाँ, 0, बिल्कुल सही आंसर है। 3s स्टेट का अगर होता तो 2 0 होता। वजह सुने, क्योंकि जो एस स्टेट होती है वो पूरी स्पेरिकल सिमेट्रिक होती है, और इक्विवेलेंट बताता है डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिकल सिमेट्री। मैंने लेक्चर दिया था इक्विवेलेंट पे, तो वहाँ आप लोगों को बताया था कि इक्विवेलेंट इज नथिंग रेदर देन इट इज डिपार्चर फ्रॉम स्पेरिकल सिमेट्री। और यहाँ जब कह रहे हैं कि पूरा स्पेरिकल सिमेट्रिक है, तो फिर डिपार्चर है कहाँ? तो अगर 3s स्टेट में होता तो जो शेप इसकी होती 3s स्टेट में वो कंप्लीटली स्पेरिकल होती, और यहाँ पे क्यों क्या बन जाता? 0। और देखा जाता है कि क्यों इसका फाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली स्पेरिकल शेप का नहीं है।
अब हमारे पास विकल्प क्या है? जो हमारा डिपार्चर आएगा वो दो तरीका से आ सकता है। 3s स्टेट में अगर ऑल द टाइम रहता तो पता चला दोनों न्यूक्लियन अगर केवल 3s स्टेट में रहते ऑल द टाइम तो स्पेरिकल शेप होता, लेकिन स्पेरिकल शेप है नहीं। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ समय के लिए दोनों न्यूक्लियन या तो p स्टेट में जाएंगे या d में जाएंगे। अब p स्टेट का कंसेप्ट इसलिए इग्नोर किया जाएगा क्योंकि p में वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पैटी ऑल द टाइम क्या देखी जाती है? इवन। तो 3p में इसलिए नहीं जाएंगे। अगला केस क्या बना पॉसिबिलिटीज? 3d की। तो 3d स्टेट के अंदर 4% समय वो लेते हैं, इसलिए इसका फाइनाइट इक्विलिब्रियम आता है। क्योंकि 3d जो स्टेट है, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, वो बेसिकली स्पेरिकल सिमेट्रिक नहीं है। कोई स्ट्रक्चर बनाएगा 3d स्टेट का कैसा होता है? p स्टेट और d स्टेट नहीं पढ़ी? कैसा बनकर आते हैं स्ट्रक्चर इनके? देखें, देखो ये हमारा s स्टेट का तो इस तरीका से बनता है। p का मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं कुछ गलत बताऊं तो। p का इस तरीका का आता है, याद आ रहा है नहीं? इस तरीका का आता है, दोनों तरफ को सेम। ये p की शेप है, ये s की शेप है, ये p की शेप है, और d स्टेट की इसी में यहाँ पे ऐसा नहीं जुड़ जाता है? ये तो होता है, भूल गए, याद नहीं आ रहा? इसी तरीका का होता है। तो यहाँ पे क्या ये स्पेरिकल सिमेट्रिक केस थोड़ी है? डी स्टेट हो गई है, डी का तो यहाँ तक का था। डी स्टेट की शेप ऐसा होती है, मतलब डी स्टेट में जब दोनों न्यूक्लियन होंगे तो वो इस शेप में कहीं भाग घूमेंगे, और इस स्टेट इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, तो उससे शेप जो बन के आएगी वो हमारी कैसी होगी? प्रोलेट स्फेरॉइड। कैसी आती है? प्रोलेट स्फेरॉइड। और प्रोलेट स्फेरॉइड का मतलब वो फाइनाइट इक्विलिब्रियम आता है। तो फाइनाइट इक्विलिब्रियम आने का कारण इलेक्ट्रॉन क्वाड्रापोल मूवमेंट का 3s स्टेट में गुजारना नहीं समय, बल्कि 3d स्टेट की वजह से आता है, क्योंकि 3d स्टेट जो होती है वो डिपार्चर करती है स्पेरिकल सिमेट्री से। अगर इक्विलिब्रियम बढ़ना है, इक्विलिब्रियम ज्यादा आएगा, तो इक्विलिब्रियम ज्यादा आने का मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियन हैं वो हमारे ज्यादा जो है s स्टेट की बजाय p और d में रह रहे हैं। यहाँ p में इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि पैरिटी कैसी मिल रही है हमें? इवन। तो p स्टेट के कारण p में रह नहीं सकते, तो d स्टेट के कारण क्या होता है? इसका हमारा इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम का कारण d स्टेट में पाया जाना, और 3s स्टेट जो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। ध्यान दो, मैं अगला पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट है वो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है 3s, लेकिन दोनों न्यूक्लियन 3d में भी जाते हैं। तो दोनों न्यूक्लियनों का 3d में जाना ये इंश्योर नहीं कर पाता कि न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ग्राउंड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर हो, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं जाते 3d स्टेट में जाने की वजह से, क्योंकि वो एक्साइटिंग स्टेट है, वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा एक्साइटिंग स्टेट में। बात समझ गए? अगर वो 3s में होते, ग्राउंड स्टेट में ही रहते, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का सम जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है वो न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल आ जाता, लेकिन वो इक्वल इसलिए नहीं आता क्योंकि दोनों न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 3s स्टेट में नहीं रहते, बल्कि 3s के साथ साथ किस में रहते हैं? 3d स्टेट में भी रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा था, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये आपके काम आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं इसमें डिस्कशन दूंगा, इन सब प्रॉपर्टियों को रिमेंबर भी रखें और इनके पीछे की फिजिक्स को भी समझने का प्रयास करें। अगले लेक्चर में मैं क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करूंगा। ये मेरा क्वालिटेटिव पोर्शन था जो मैंने थोड़ा इनोवेट करके पढ़ाया। अगले लेक्चर में मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को इनोवेट कर रहा हूँ, जहाँ मैं क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके रिजल्टों को डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे कैसे रिजल्ट एक्सप्लेन करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्स कैसे पिक्चर में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से जो लेक्चर है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आप लोगों के कंसेप्ट को इनरिच करेगा और फिजिक्स कम्युनिटी को निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा। साथ साथ मेरा आग्रह है कि जो कंटेंट है अपने कॉलेज के स्टूडेंटों से भी कहना चाहूँगा, बाकी और जो बच्चे फॉलो करते हैं चैनल पर, इसके कंटेंट को लगातार शेयर करते रहे जिससे इसका लाभ ज़्यादा दूर तक पहुँच सके।
और ख़ास तौर से ये सारा मेरा प्रयास गांव के उन बच्चों को है जिन्हें गाइडेंस उपलब्ध नहीं होती, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इंटीरियर में रहते हैं जहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है। तो उनके लिए ये जो प्रयास है ये मेरा जारी है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से लाभ दे रहा होगा बच्चों को और आगे देता रहेगा। थैंक यू एंड बेस्ट विश फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।